किसी भी कंट्री में बैंकिंग का स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेविंग्स प्रमोट करने के लिए और इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। आज के सिनेरियो को देखें तो बैंकिंग स्ट्रक्चर में काफ़ी सारे लेयर्स हैं जो कि हर टाइप के कस्टमर्स एंड बोरोवर्स की नीड्स को फुलफिल करते हैं। बट अगर कुछ साल पहले की बात करें तो शायद कुछ सेक्टर्स तब भी अनटैप्ड थे, जैसे कि रूरल सेक्टर्स। अगर आपको याद हो तो फार्मर्स को बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी किसी भी तरीके के क्रेडिट लेने में, एंड काफ़ी स्कैम्स, चिट फंड्स, ये सब भी होते थे। एंड इसका एक प्राइमरी रीज़न था पुअर क्रेडिट सर्विसेज एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रूरल बैंक्स। तो इन चीज़ों में सुधार लाने के लिए आरबीआई ने अराउंड 2014 में स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। स्मॉल फाइनेंस बैंक एक तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें सोसाइटी के अंडर प्रिविलेज सेक्शन को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था, जैसे कि रूरल एरियाज़ के सारे स्मॉल स्केल बिजनेस यूनिट्स, फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। ये बैंक्स लेंडिंग एंड डिपॉजिट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जैसे हाउसिंग लोन, एग्रीकल्चरल लोन एंड और भी बहुत सारे। तो आज हम ऐसी ही एक स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे जो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका आईपीओ आ रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनोलॉजी टिकर। दिस इज कीर्ति एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इक्विटास आईपीओ की हर वो डिटेल्स, जैसे कि कंपनी प्रोफाइल, आईपीओ डिटेल्स, रिस्क फैक्टर्स, फाइनेंशियल हाइलाइट्स एंड मोड्स, जिससे आपको डेफिनेटली आइडिया हो जाएगा वेदर टू अप्लाई फॉर दिस आईपीओ और नॉट। एंड साथ ही इस आईपीओ पे हमारा ओपिनियन जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमने ये तो जान ही लिया है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अब ये देखते हैं कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करती है। तो जनरली इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक अंडर सर्व्ड एंड अनसर्व्ड कस्टमर सेगमेंट को स्मॉल बिजनेस लोन्स, माइक्रो फाइनेंस और व्हीकल लोन्स प्रोवाइड करती है। EHL यानी इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड, जो कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की पेरेंट कंपनी, स्टार्ट हुई थी 2007 में इन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर एंड देन 2015 में इन्हें एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। अगर हम आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ का डेट है 20 अक्टूबर 2020 से लेके 22 अक्टूबर 2020 तक एंड इसका प्राइस बैंड है 32 रुपीज़ से 33 रुपीज़ तक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ में जो फ्रेश इशूड पार्ट है वो है ₹280 करोड़ का एंड ऑफर फॉर सेल है अप टू 72 करोड़ इक्विटी शेयर्स का, जो कि इनके प्रमोटर्स यानी इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड होल्ड करते हैं। आईपीओ लिस्ट हो जाने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 95% से 82% पे आ जाएगी। अब हमने बेसिक डिटेल्स तो जान ही ली है, अब देखते हैं कि इस कंपनी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स। सबसे पहले बात करते हैं रिस्क की। अब किसी भी बैंक का अर्निंग सोर्स होता है लोन्स। जनरली जब बैंक्स कोई भी डिपॉजिट अपने कस्टमर्स से लेती है तो बदले में उन्हें एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दे देती है और उससे ज़्यादा इंटरेस्ट वो आपसे किसी भी टाइप के लोन से रिकवर कर लेती है। तो यहाँ जो इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट अर्नड में जो डिफरेंस होता है उसी से बैंक अर्न करती है। तो अगर किसी भी फैक्टर की वजह से उनका लोन देने या दिए गए लोन अमाउंट को कलेक्ट करने के प्रोसेस में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो उनका रेवेन्यू अफेक्ट होगा। अब जैसा कि रीसेंट का ही एग्जाम्पल ले तो जब इंडिया में कोविड-19 स्टार्ट हुआ था एंड लॉकडाउन इम्पोज हुए थे तो बहुत से लोगों के काम में, अर्निंग्स में बहुत अफेक्ट आया था एंड इवन ये अफेक्ट अभी भी है, जिसकी वजह से आरबीआई ने EMIs में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया था एंड मॉरेटोरियम इशू किया था। NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स किसी भी बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर को एनालाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। NPA को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो अगर बैंक ने किसी को लोन दिया और वो पर्सन उस लोन को रीपे करने में फेल हो जाता है तो उसे NPA कहा जाता है। तो NPA का इंक्रीज हो जाना बैंक के लिए अच्छा नहीं होता। अगर हम ये टेबल देखें तो मार्च से जून के बीच में इनका नेट NPA थोड़ा कम हुआ है, बट अगर देखें तो 1.48% भी एक अच्छा ही फिगर है, क्योंकि अगर बैंक किसी को 100 रुपीज़ का लोन दे रहा है तो मतलब उसका सिर्फ 1.48% ही डिफ़ॉल्ट हो रहा है। बट आने वाले टाइम में NPA इंक्रीज़ होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बोरोवर्स लोन की रीपेमेंट में भी ना कर पाए और इसका असर कंपनी के ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि उनके लिए लोन अमाउंट रिसीव करना मुश्किल हो सकता है। और इसके अलावा जिन्होंने मॉरेटोरियम पीरियड को ऑप्ट किया था उनकी कोई गारंटी भी नहीं है कि वंस ये पीरियड ख़त्म होगा तो भी बैंक्स इनकी पेमेंट रिसीव करेगी। तो डेफिनेटली ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से बैंक का NPA बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं।
सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बैंक्स के रेवेन्यू को अफेक्ट कर सकती है वो है इंटरेस्ट रेट चेंजेस। जैसा आप जानते हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट एक आरबीआई के एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट से लिंक्ड होता है, जो कि है रेपो रेट। तो अगर इस रेट पे कोई फ्लक्चुएशन आए तो कंपनी के एनआईएम एंड प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट होता है। बैंक्स का प्राइमरी ऑपरेशन है लेंडिंग एंड डिपॉजिट्स। उसकी एफिशिएंसी को जज करने के लिए एनआईएम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन का यूज होता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी बैंक्स जो इंटरेस्ट लोन से अर्न करती है माइनस जो इंटरेस्ट डिपॉजिटर्स को देती है। ये स्प्रेड जितना ज़्यादा होगा, बैंक्स उतनी ही एफिशिएंट मानी जाती है। अगर इंटरेस्ट रेट्स में कोई भी वोलेटिलिटी आती है तो उसका अफेक्ट इनके इंटरेस्ट एक्सपेंस में आएगा, और अगर इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स इंक्रीज हो जाएं तो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन रिड्यूस हो जाएगा, और उसकी वजह से मे बी उन्हें लोन्स पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना पड़ जाए। एंड वाइस वर्सा, अगर इनके लोन्स के इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम है, बिकॉज जिस रेट पे डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट दे रहे हैं वो तो कम नहीं किया जा सकता। अब अगर हम इक्विटास के एनआईएम देखें तो मार्च 2018 में इनका एनआईएम था 9.02%, फिर मार्च 2019 में इनका एनआईएम हुआ 8.55%, और अभी अगर जून 2020 की बात की जाए तो इनका एनआईएम है 8.63%। और अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की बात करें तो मार्च 2018 में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थी 9.83%, 2019 में थी 9.93%, और अगर अभी हम देखें जून 2020 में तो ये है 8.10%। अगर इसे सिंपल टर्म्स पे देखें तो 100 रुपीज़ बैंक ने बोरो किया जिस पे उनको 5% इंटरेस्ट देना है, यानी 5 रुपीज़ उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हुआ। यही 100 रुपीज़ को अगर वो लेंड करती है तो 12% पे यानी 12 रुपीज़ का इनकम होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है यानी कि 7 रुपये, वो उनका नेट इंटरेस्ट इनकम होता है। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टेबल में कि एनआईएम कंसिस्टेंट नहीं है, एंड जब जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रहा है तो एनआईएम कम होते जा रहा है। तो इससे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कंपनी को एफिशिएंटली इंटरेस्ट रेट को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है। कंपनी के कासा डिपॉजिट्स एंड कासा रेशियो की बात करें तो मार्च 2019 में कासा रेशियो था 28.34%। अगर अभी की बात करें जो कि 30 जून 2020 की, तो कासा रेशियो है 19.97%। देखा जाए तो किसी भी बैंक के लिए कासा रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, क्योंकि कासा मतलब है उनका करंट एंड सेविंग अकाउंट। तो बैंक्स जितना कासा ओपन करेगी उनके पास उतना ज़्यादा फंड इनफ्लो आएगा, और उतना ही लोन्स वो लेंड कर पाएगी और उन पे इंटरेस्ट को अर्न कर पाएगी। तो जैसे जैसे मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि ये रेशियो और कम हो जाए। एंड कोई भी बैंक्स कस्टमर डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट का ही यूज़ करती है, एंड इंटरेस्ट रेट बहुत से फैक्टर्स से डिटरमाइन किए जाते हैं, जैसे कि प्रिवेलिंग रेट स्ट्रक्चर, कॉम्पिटिशन लैंडस्केप, इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन। इसकी कोई भी एश्योरेंस नहीं है कि कासा रेशियो आगे जाके बढ़ेगा ही, एंड अगर डिक्लाइन होता है तो बैंक्स की फाइनेंशियल कंडीशन को काफ़ी अफेक्ट होगा। अब अगर हम इंडस्ट्री ग्रोथ को देखें तो इन टर्म्स ऑफ एयूएम स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फिस्कल ईयर 2016 से फिस्कल ईयर 2019 में 26% का CAGR ग्रोथ दिया है, और उनमें से टॉप 3 बैंक्स यानी इक्विटास, AU एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फिस्कल ईयर 2019 में 64% का कंट्रीब्यूशन दिया, और 2016 में ये था 53% तक। देखा जाए तो आने वाले टाइम में स्मॉल फाइनेंस बैंक का बहुत प्रोमिनेंट ग्रोथ है, क्योंकि पहले ये सारी कंपनीज एज एन NBFC एंड माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री की तरह वर्क करती थी। लास्ट 1 ईयर में सारी ही स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फोकस किया था अपने डिपॉजिट्स को इंक्रीज करने में। सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिपॉजिट्स को मिला के देखा जाए तो इन्होंने 109% ग्रो किया है, जो कि अराउंड 555 बिलियन है इन फिस्कल ईयर 2019। ऑल्दो स्मॉल फाइनेंस बैंक हमेशा से पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ बहुत कंपटीशन में रहती है, क्योंकि इन बैंक्स पे कस्टमर का ज़्यादा ट्रस्ट है। और जैसा कि ये बैंक अभी न्यू है एंड इनको कस्टमर बेस बढ़ाना है, डिपॉजिट्स बढ़ानी है, तो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कस्टमर्स ये बैंक स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है। बट रूरल एरियाज़ में एवरेज डिपॉजिट पर कस्टमर काफ़ी लो है एंड कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ कस्टमर ज़्यादा। बट हाँ, अगर इन लॉन्ग रन अगर ऐसे ही कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच से वर्क किया जाए, टेक्नोलॉजी यूज़ बढ़ाए, बिजनेस मॉडल की स्टेबिलिटी बनी रहे एंड रीच वगैरह बढ़े, तो डेफिनेटली इन कॉस्ट को कम किया जा सकता है।
अगर हम इक्विटास की कंपनी ग्रोथ की बात करें तो 4 सालों में इक्विटास सेकेंड लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है इन टर्म्स ऑफ AUM विद 16% मार्केट शेयर एंड सेकेंड लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स विद 90.1 बिलियन डिपॉजिट्स। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इक्विटास सेकेंड लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन डिपॉजिट्स। इक्विटास ने 145% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ शो किया है इन फिस्कल ईयर 2019। इक्विटास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का लीडर है, उनके पास सबसे ज़्यादा बैंक आउटलेट्स है विथ 991 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। अगर पीयर्स की बात करें तो AU एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के 558 एंड 524 आउटलेट्स हैं। इक्विटास थर्ड नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ एडवांस मेड पर एम्प्लॉय एंड फोर्थ नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स जनरेटेड पर एम्प्लॉय। अब ग्रॉस एडवांसेस अगर हम देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। मार्च 2018 में 66.33% से अभी जून 2020 में 75% तक, विच इज़ वेरी गुड। एंड अगर CAR की बात करें तो CAR यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी बैंक के पास कितना बफर अवेलेबल है या कितना कुशन अवेलेबल है इन केस ऑफ एनी लॉसेस, तो जनरली स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 15% इज़ द बेंचमार्क। तो जैसा कि इस टेबल में हम देख सकते हैं कि इक्विटास का CAR है 15% से ज़्यादा। दैट मीन्स कंपनी अपनी लेंडिंग को बढ़ा सकती है। अब हम इसका ROE, ROA एंड PB कंपेयर करते हैं टॉप 2 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स दैट इज़ AU एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से। तो रिटर्न्स रेशियो हमें ये बताते हैं कि कंपनी कितना एफिशिएंटली अपने एसेट्स और कैपिटल को मैनेज कर रहा है। तो इन केस ऑफ इक्विटास वो अपने पीयर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न रेशियो जनरेट नहीं कर पा रहा है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल है, बट अगर अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें तो जो रिटेल बोरोवर्स या स्मॉल बोरोवर्स हैं उनके शॉर्ट टर्म आउटलुक थोड़े अनसर्टेन है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री ग्रोथ में काफ़ी वोलेटिलिटी बनी रह सकती है। एंड अभी जैसे मॉरेटोरियम पीरियड का केस पेंडिंग है एंड US इलेक्शंस भी सर पर है, तो इन फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट आ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर का शॉर्ट टर्म आउटलुक थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा है। एंड इवन ग्रे मार्केट में इक्विटास का 2 to 3% प्रीमियम शो कर रहा है, तो लिस्टिंग गेन्स की भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ऑल्दो उनका स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड नेटवर्क है, बट इनके मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस तमिलनाडु में सिचुएटेड है और उनका रेवेन्यू वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जनरेट होता है, तो जिसकी वजह से कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि अगर कुछ भी कैलामिटी प्रॉब्लम होती है तो इक्विटास को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट आएगा। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या हम इसे पोर्टफोलियो का पार्ट बनाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि इनका कोई यूनिक एडवांटेज या स्ट्रॉन्ग मोड नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो और समझ आई हो। तो आप इस एनालिसिस को समझने के बाद इस IPO में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। थैंक यू।